फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे, केनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंटिन्यूएशन सीरीज़ है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, केनेशियन की जो थ्योरी है, इसको हमने इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल करने की कोशिश की है, बट इससे पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्लासिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट जो थे, उन्होंने क्या था, 1930 का जो डिप्रेशन था उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाए। वो लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाए अपनी थ्योरी से, है ना। तो कीन्स जो थे, उन्होंने 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका एक इफेक्टिव आंसर और एक इफेक्टिव सोल्यूशन उन्होंने जो है उस टाइम पे प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं केनेशियन थ्योरी के कुछ फीचर्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला फीचर केनेशियन थ्योरी बताती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द मार्केट, है ना। पीपल आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड, है ना। तो क्लासिकल थ्योरीज के केस में हमने पढ़ा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड बना रही है, पर कीन्स जो है एकदम उल्टे बोल रहे हैं, है ना। ये बोल रहे हैं कि जो डिमांड है उसकी वजह से सप्लाई बन रही है ना। और पीपल अनएम्प्लॉयड इसीलिए हैं क्योंकि इफेक्टिव डिमांड नहीं है मार्केट में। अगर इफेक्टिव डिमांड होनी है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जो है बराबर होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा ग्राफ था जो कीन्स थ्योरी देती है। इसमें क्या है कि एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है। ये है एग्रीगेट डिमांड का कर्व है और ये वाला जो है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये मीट करते हैं यही वाला है इफेक्टिव डिमांड का, जिसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, पर हाँ दोस्तों, कीन्स कहते हैं कि जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रही है वहाँ पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, पर लोग जो हैं अभी भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड से अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा कीन्स का मानना है। ठीक है, ओके। अभी एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, है ना। एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो कंजम्पशन है और एक है इन्वेस्टमेंट। अब ये जो कंजम्पशन है दोस्तों, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है इनकम, ठीक है, और दूसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकम। अभी लोगों के पास अगर पैसा कम है तो सीधी सी बात है कंजम्पशन कम होगा, है ना। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इनकम में डिफरेंस आने के बाद लोग कितना खर्च करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर है वह हमारा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा, एक तो इंटरेस्ट रेट है कि नहीं। हमने इससे पहले भी एक बार पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट रेट है ऑटोमेटिक वो जो है इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क करता है। अगर लोगों के पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। और जो दूसरा फैक्टर है वो है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक कैपिटल की खरीदने की जो शक्ति है उस पे जो है इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट चीज़ है, कीन्स बताते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड है तो एग्रीगेट सप्लाई होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पर अगर एग्रीगेट डिमांड को मुझे बढ़ाना है तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक छोटे से हम चार्ट में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे हमने इस चार्ट को बनाया है जिसमें आप देख पा रहे हो कि एक साइड पे हमारा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक साइड है ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, और ये हो गया ट्रेंड क्या है, ये राइज हो रही है फॉल हो रहा है, वो इसमें देखते हैं अभी। अभी सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे इस चार्ट में एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, लोगों के पास जो है कोई नौकरी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। पर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है पर डिमांड जो है फिर भी है। क्यों, अगर हमारे पास नौकरी नहीं है पर फिर भी लोग खाना तो खा रहे हैं, कंज्यूम तो कर रहे हैं। अगर लोग कंज्यूम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होगी। पर चूंकि नौकरी तो है नहीं तो एग्रीगेट सप्लाई ऑटोमेटिक मेरा जो है इस टाइम पे ज़ीरो है।
है ना। और मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है ट्रेंड जो है राइज की तरफ जाएगा, है कि नहीं, ट्रेंड हमेशा राइज होगा। अच्छा, अभी एग्रीगेट डिमांड जब हमारा 50 हो गया तो फिर क्या हुआ, ट्रेंड इस टाइम पे राइज चल रही है ना। पर जब एम्प्लॉयमेंट का सोर्स आया हमारे पास, मान लो कि सिर्फ 10 के फैक्टर से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई जो है ये 30 के फैक्टर में बढ़ा रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम 50, 30, 100 उस हिसाब से, मतलब 20-30 करके हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो ट्रेंड है वो हमने इस हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल 10 है, इस टाइम पे एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। भाई लोग अगर एम्प्लॉयड हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सप्लाई की होगी, है ना, प्रोडक्शन किया होगा, और एग्रीगेट डिमांड भी उस हिसाब से जो है बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड अगर मेरी बढ़ रही है तो मैंने अभी बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो ट्रेंड हमेशा राइज होगी, है कि नहीं। सिमिलरली जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई है वो भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। पर ये तब तक बढ़ रहा है जब तक एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड कम है, ठीक है, तब तक जो है हमारा ट्रेंड भी राइज कर रहा है। पर एक सिचुएशन आती है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की लेवल 50 है और इस टाइम पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी इक्वल है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। पर मैंने अभी आपको बताया था कि इस सिचुएशन में भी जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी भी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम फिर भी कोशिश करें, जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल देखो और हमने बढ़ा दिया, प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, है कि नहीं, पर एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा, है ना। अब हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड से दोबारा, सॉरी, एग्रीगेट हमारा जो है सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से अभी हमारा दोबारा एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, अभी हमारा जो है ट्रेंड ऑटोमेटिक गिरने लग गया है ना, यानी उल्टा हो रहा है, समझ गए। तो इसी को जो है हमने चार्ट में प्लॉट किया हुआ है। ये चार्ट देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना कॉम्प्लिकेटेड ये चार्ट है नहीं, ठीक है। इस वाले में अभी जब हम देखेंगे, ये हमारा इनकम वाला है जिसे हमने वाई एक्सिस में लिया है, ये वाला जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी इसमें देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन को जो है काउंट में लिया है, ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, ठीक है, ये है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। ये वाला जो है एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को एक पॉइंट पे हमने स्टैटिक किस लिए लिया है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा कि एक समय है जब प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा दो उसके बाद एग्रीगेट डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो हमने इस पॉइंट को स्टैटिक लिया हुआ है। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड का पोर्शन है ये, ठीक है। अभी ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है ये ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ठीक है, ओके। और अगर हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा ग्राफ जो है चेंज हो रहा है ना। इस हिसाब से क्या है, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो ऑटोमेटिक जो है शिफ्ट हो रहा है, AD1 से AD2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो सी है, सी के ऊपर बार है, ये है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है फिर भी लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है फिर भी एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट को दोस्तों अगर मुझे बढ़ाना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, एग्रीगेट डिमांड के पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं, है ना। एग्रीगेट डिमांड का मेरा कंपोनेंट है, एक कंजम्पशन है और एक इन्वेस्टमेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर हमें बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। पर
कंजम्पशन जो है ये शॉर्ट रन में नहीं बढ़ सकती है कि नहीं। शॉर्ट रन में बहुत ही कम समय में कंजम्पशन नहीं बढ़ सकती। लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो उतना ही करेंगे, उस कंजम्पशन को जो है बढ़ाना घटाना पॉसिबल नहीं है। पर इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाया और घटाया जा सकता है। पर अभी आप ये सोचो कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास पहले से ओवर प्रोडक्शन है, वही सामान अभी तक उनका बिका नहीं है, वही अभी तक स्टॉक बना हुआ है, तो इसके बाद तो और वो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, है कि नहीं। तो डिमांड के हिसाब से जो है सप्लाई और वो नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के मोटिव के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ऐसे किसी बंदे को स्टेप लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देगी, ठीक है। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को जो है अभी हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टॉपिक में कवर करते रहेंगे। हाँ, तो अभी दोस्तों ये है हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है कि y इजिकल टू सी प्लस आई। अभी तक तो हमने देखा कि ये जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में क्या डिपेंड करती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है इस पे डिपेंड करती है ना। अच्छा, अभी जो है सी जो है जो कंजम्पशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी इस फॉर्मूले को हम इस टेबल में यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे इनकम के बढ़ने से, कैसे कैसे कंजम्पशन के बढ़ने से हमारी जो है गवर्नमेंट जो है किस तरह से मतलब इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कैसे कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है और कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इस चार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। और किसी प्रकार की कोई डाउट होती है कमेंट सेक्शन में पक्का आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई गलती हो, कोई एरर हो, वो भी आप हमें कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, तो इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। अभी ये है हमारे पास चार्ट, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो इनकम है सबसे पहला वाला है हमारा इनकम, दूसरा है हमारा कंजम्पशन, तीसरा है सेविंग, चौथा है ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट या फिर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है, और ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ रही है वो हम इसमें चेक करेंगे। अच्छा दोस्तों, हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास इनकम जो है ज़ीरो है, लोग एम्प्लॉयड हैं नहीं, पर फिर भी जो है कंजम्पशन इस पॉइंट पे भी है हमारा 25, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग तो इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी, उल्टा माइनस में चली जा रही है। माइनस में सेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो आप कमा नहीं रहे पर खर्चा आप कर रहे हो, है ना। तो सेविंग तो हो नहीं रही, उल्टा आपको जो है सेविंग माइनस में हो जा रहा है ना। पर इस टाइम पे एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि एक गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, उसकी वैल्यू अभी 100 है, ठीक है। अभी ये जो 100 रुपीज़ आपने जो है एग्रीगेट डिमांड किया है, ये लोग जो खर्च कर रहे हैं, मान लो 100 रुपीज़ जो लोग खर्च कर रहे हैं, तो कोई उस चीज़ को खरीद रहा है, ये खरीद रहे हैं। ये जो 100 रुपये इन्हें ये दे रहे हैं दूसरे को, ये किसी के लिए अभी इनकम का सोर्स है कि नहीं। तो 100 को हमने इनकम के सोर्स में लिया हुआ है, ठीक है। अभी कंजम्पशन का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कैसे हम निकालेंगे। कंजम्पशन हो गया हमारा, जैसे अभी कंजम्पशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, सी ओ यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, है ना। तो इसमें क्या है, अगर हमें इसमें देखना है इनकम के बाद कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे कंजम्पशन हो जाएगा हमारा, कंजम्पशन हो जाएगा कितना होगा हमारा, सबसे पहले आएगा इसमें 25 प्लस, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो बी वाई है हमारा, बी है वो 0.75 को हम मान के चलते हैं, और इस टाइम पे इनकम हमारी है 100, ठीक है। तो इसमें हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इस टाइम पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 75, यानी ये आ जाएगी 100। तो कंजम्पशन जो है वो हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। सिमिलरली अभी जो ये वन से अभी अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो 100 आ गया है हमारा वो है कंजम्पशन।
अगर इनकम है आपकी 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये आप खर्चा कर रहे हो, तो आपकी सेविंग कितनी होगी, 0 रुपीज़ होगी। पर सरकार फिर भी जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो फिर 100 + 75 करेंगे 175 आ रही है ना। अभी 175 जो खर्चा हुआ है वो किसी के लिए इनकम है। फिर अभी हम इसमें इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें जो है कंजम्पशन मिलेगी 156 रुपीज़, है ना। अभी 175 में से 156 माइनस करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 19, है ना। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अभी भी 75 है, तो इस हिसाब से वैल्यू आ रही है हमारी 231। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो रहा है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको अच्छे से समझो। जो 231 हमारा जो खर्चा हुआ है, इसके बाद हम इसे एज इट इज़ इसलिए यहाँ नहीं ले रहे क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सरकार जो है जैसे जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रही है उस हिसाब से किसी चीज़ की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है ना, डिमांड बढ़ रही है। और हमें पता है, जैसे हम देखते हैं ना मार्केट में कि ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है, तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से उसकी अपनी जो डिमांड है उसको बढ़ा देते हैं। मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है, कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, तो लोग क्या करते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो प्राइवेट सेक्टर जो हैं जैसे जैसे देखते हैं लोगों की डिमांड बढ़ रही है, वो उस हिसाब से जो है अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और वो प्रोडक्शन को बढ़ा के एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 231 जो है हमारा पैसा जो खर्च हो रहा है, और उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर क्या कर रही है, ऐसा हम मान के चलते हैं राउंड ऑफ करने के लिए कि 69 रुपीज़ का जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 300। सेम अभी हम कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाएंगे, C = C0 + BY। तो उस हिसाब से हमें मिलेगा 250 रुपीज़ का कंजम्पशन। अभी 300 में से 250 माइनस किया तो हमारा आ जाएगा सेविंग 50 रुपये का। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सरकार अभी भी कर रही है तो वैल्यू आ जाएगी 75। और जब हम इनको टोटल अप करेंगे 250 + 75 प्लस ये वाला जो 25 है ये है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, तो 350। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं जैसे जैसे सरकार क्या कर रही है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से अगर ज़्यादा है तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे उन लोगों ने क्या बोला था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए अगर इकोनॉमी की ग्रोथ चाहते हैं तो। पर कीन्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है एग्रीगेट सप्लाई कितना भी बढ़ा दो एग्रीगेट डिमांड उतना ही रहेगा। इस वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को अगर हमें बढ़ाना है तो सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और सरकार जो है इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना दोस्तों। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। ये भी कीन्स के थ्योरी का एक हिस्सा है, ये एक फीचर है। ठीक है, तो ये है हमारा जो नॉर्मल एक ग्राफ है जो ओवरऑल हर चीज़ का ग्राफ है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये वाला है हमारा सेविंग का ग्राफ। सेविंग का ग्राफ माइनस क्यों है, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़ीरो हो पर फिर भी आप कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर रहे हो, क्योंकि आपको जो है खाना खाना है, आपको कंज्यूम करना ही पैसा है ना। तो एक समय आता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पर इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद ये वाला है हमारा कंजम्पशन का ग्राफ। पर ये वाला गैप क्यों है, क्योंकि ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ये है कंजम्पशन का ग्राफ। ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ और ये है हमारी डिमांड का ग्राफ। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, ऊपर हो जाता है। आगे के चैप्टर्स में हम इसे देखेंगे कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ता है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई है, चैप्टर काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पक्का इन्फो कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।